जो भी भाई यूपीएससी 2025 का प्री देने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इससे पहले मैंने 2013 की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करा दी है हिस्ट्री की। और एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट कवर कराने वाला हूँ 2013 से लेकर के 2024 तक। अब तक जितने भी जो है यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं आईएएस के, उन सभी एग्ज़ाम्स की जो है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं। तो 2013 की मैंने पूरी सीरीज हिस्ट्री की सॉल्व करा दी है। आज मैं 2014 की सीरीज़ लेकर के आया हूं आपके सामने। और इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी देखेंगे कि रिपीट हुए हैं। और 2025 का जो पीटी होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% रिपीट होंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत करेंगे। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा 2014 का आया था, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। तो आप सभी को पता है कि कुछ रेखाएं जो है, जैसे कि ये भारत का मैप है, तो कुछ रेखाएं जो निर्धारित की गई थी दूसरे विदेशी कंट्री जो थे उनके साथ बॉर्डर के रूप में कुछ रेखाएं निर्धारित की गई थी। तो उसी में एक रेखा है जिसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। तो आप सभी को पता होगा कि जो रेडक्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करती है। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल था, यूपीएससी ने पूछा, बट कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा बनाती है। और कई रेखाएं, जैसे डूरंड रेखा है एक, तो डूरंड रेखा जो है भारत एवं अफगानिस्तान उसके बीच सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा की अगर बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी जो स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। डूरंड जो है भारत और अफगानिस्तान, और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछता है। ये मतलब जो शब्दावलियाँ हैं भाई, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शब्दावलियों से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी जो है शब्दावलियों से भी क्वेश्चन पूछती है। तो महत्तर और पट्टिकल, अगर आपने जो है ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा की पढ़ी है तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी। और मध्यकालीन भारत के लिए किताब आती है ओल्ड एनसीईआरटी की, और बिपिन चंद्रा जो आती है हमारी मॉडर्न इंडिया के लिए। मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। मेंस के लिए आप बिपिन चंद्रा की जो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महत्तर और पट्टिकल जो है गांव के मुखिया को कहा जाता था। जो उस समय काल था गुप्त काल में, जो है ग्राम प्रशासन की सर्वोच्च इकाई जो थी वो महत्तर थी। तो उसी को जो है हम महत्तर और पट्टिकल कहते थे। जो गुप्ता पीरियड था, गुप्त काल में ये सारी चीज़ें थी, महत्तर और पट्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई मतलब चीज़ों का निर्धारण किया गया था, जैसे ग्रामिक किसको कहते हैं, कुटुम्बिन आदि तरीके नाम मिलते हैं आपको। तो वो चीज़ें अगर आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो वो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक चीज़ और एग्जाम में पूछी जाती है कभी कभी, भुक्ति विषय विधि, ये तीन चीज़ें आपसे पूछी जाती। विधि है, ये कभी कभी पूछ लेता, भुक्ति विषय विधि क्या है। तो विधि का मतलब होता है तहसील, जो है ये इसको हम तहसील कहते हैं। ठीक है, और भुक्ति जो होता था, जो हमारी छोटी इकाई होती थी, तो वही सब चीज़ें हैं। भुक्ति विषय जो होता था वो जिला उसको कहते थे। ठीक, और भुक्ति था वो ग्राम था, ग्राम या प्रांत। ठीक, तो तहसील, जिला, ग्राम या प्रांत, तो ये ग्राम नहीं, इसको हम प्रांत ही कहते थे। ठीक है, जो ग्राम की छोटी इकाई थी उसको हम पैठ बोलते हैं। पैठ जो थी, पैठ को हम ग्राम कहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भुक्ति को हम प्रांत कहते थे, विषय को जिला कहते थे, वीथि को तहसील, और पैठ जो था उसको हम ग्राम कहते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महत्तर और पट्टिकल ग्राम मुखिया हैं। तो ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और शब्दावलियों से क्वेश्चन आते हैं। आगे हम क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो
आप सभी को पता होना चाहिए कि बुद्ध का मतलब जो इसमें शहरों के नाम दिए गए हैं उस समय के प्राचीन काल के, तो कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर बुद्ध के द्वारा कुछ ना कुछ उपदेश दिए गए या बुद्ध के द्वारा बुद्ध गए थे वहाँ पर। तो उनमें से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो 3 और 4, कौशल और मगध का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से रहा है। तो एक बार हम महात्मा बुद्ध के ऊपर बात कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थानों को जो है बौद्ध ग्रंथ में जगह दी गई है। मतलब महात्मा बुद्ध जो थे उनसे जुड़े 8 स्थान हैं, टोटल 8 स्थान जो है महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो कुछ स्थान हैं जहाँ पर उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहला गांव आता है लुम्बनी। लुम्बनी में क्या होता है, उनका जन्म हुआ था। ठीक है। दूसरा नंबर आएगा सारनाथ, प्रथम वाचन था इसमें। तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अगर सीरियल से बात करते हैं तो बोध गया दूसरे नंबर पर आएगा और तीसरे नंबर पर सारनाथ आएगा, क्योंकि सबसे पहले उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम वचन सारनाथ में दिया। ठीक है। अब तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर जो आता है वो होता है कुशीनगर। कुशीनगर में क्या होता है, इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु। ठीक, महापरिनिर्वाण। पांचवा नंबर जो आएगा श्रावस्ती से इनका संबंध रहा है, जिसकी राजधानी थी कोसल। 6 नंबर पे आएगा संकास्य। ये सारे शहर हैं जिनसे जो है महात्मा बुद्ध का संबंध रहा। 7 नंबर पे आता है राजगृह, उसकी राजधानी थी मगध। 8वें नंबर पर जो आएगा हमारा वैशाली, उसकी राजधानी थी वज्जी। तो ये 8 स्थान थे जिनका संबंध जो है महात्मा बुद्ध से था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवंती और गांधार से उनका कोई संबंध नहीं था। ठीक। अब देखिए कुछ चीज़ें और बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बुद्ध से क्वेश्चन पूछाते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है। जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, यहाँ पर उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, श्रावस्ती में। ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजित उनकी समकालीन थे। जो कौशल के राजा थे प्रसेनजित, वो जो है बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार और अजातशत्रु भी जो है उन्हीं के समकालीन थे। ये सब जो है मगध साम्राज्य की बात होती है। इसमें क्या होता था कि जो कौशल नरेश प्रसेनजित थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये सभी लोग किसके थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बाकी आपको सभी पता है कि महात्मा बुद्ध जो है कभी भी अवंती और गांधार नहीं गए। ठीक, नहीं गए। महात्मा बुद्ध जो है केवल कौशल मगध इन्हीं क्षेत्रों में अपना जीवन यापन किया है और अपना उपदेश दिया है। श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो ये याद रखिएगा, कभी अगर क्वेश्चन पूछा था कि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द क्या है। तो पंचायतन एक प्रकार की शैली है। ठीक, पंचायतन एक प्रकार की शैली है और यह शैली मंदिर में प्रयोग होती है। ठीक है। मंदिर रचना की एक प्रकार की शैली है कि मंदिर होता है, मंदिर के 5 कोनों पर जो है छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ठीक, एक बीच में मुख्य मंदिर होता है। तो इसी को हम पंचायतन शैली के उसमें रख सकते हैं। ठीक, पूरी बात हम एक बार बता देते हैं कि पंचायतन शैली का संबंध कहाँ से है, किस चीज़ से है। तो गुप्त काल से इसका संबंध है। पंचायतन शैली का संबंध जो है गुप्त काल से है। ठीक, यह नागर शैली के अंतर्गत ही आती है। जो मतलब पंचायतन शैली है, पंचायतन शैली ये नागर शैली के ही अंतर्गत आती है। उत्तर भारत जितना है वो सभी नागर शैली से, उत्तर भारत जितने भी मंदिरें हैं वो सभी नागर शैली से बनी, और दक्षिण भारत की शैली जो है वो द्रविड़ शैली है, और जो मध्य भारत की है वो वेसर शैली या मिश्रित शैली से बनी हुई है। ठीक,
इसमें मुख्य देवता के मंदिर के साथ साथ चारों कोनों पर छोटे छोटे अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति होती है। अभी जैसे बनाया ना पंचायतन शैली में होता है कि एक इसमें जो है मतलब जो मुख्य मंदिर होता है और छोटे छोटे मंदिर चारों कोनों पर होते हैं, तो इसी को हम पंचायतन शैली कहते हैं। गुप्त काल में इसकी शुरुआत हुई थी। पंचायतन शैली को ही नागर शैली भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। ठीक, क्या क्या चीज़ें इस पंचायतन शैली के अंतर्गत पाई जाती हैं? तो आंध्र मंडपम, ठीक, 2 मंडपा, महामंडपा, 4 अंतराला, गर्भागृह मतलब गर्भगृह जिसको बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। तो ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक, कभी कभी अब चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शैली से क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं। शैली नागर, वेसर और द्रविड़, इन 3 शैलियों से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछाते हैं। तो इन तीनों शैलियों को आप जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, कौन सी शैली कहाँ फेमस है और उस शैली की विशेषता क्या है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? ठीक, भारतीय दर्शन तो लोकायत और कपालिक ये जो है षड दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। बाकी मीमांसा और वेदांत भी आता है, न्याय और वैशेषिक भी आता है, सांख्य और योग भी जो है षड दर्शन के अंतर्गत आता है। तो लोकायत और कापालिक जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो एक बार हम दर्शन की बात कर लेते हैं। सांख्य की सबसे पहले बात करेंगे तो सांख्य दर्शन के प्रणेता जो है कपिल हैं, कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के प्रणेता की अगर बात करते हैं तो पतंजलि हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैशेषिक के कणाद हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो है महर्षि कणाद हैं। न्याय के गौतम, ठीक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत, इसके प्रवर्तक जो है बदरायण हैं। तो ये तो थी षड दर्शन की बात। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे लोकायत और कापालिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कापालिक की। कापालिक क्या होता है? तो यह एक शैव संप्रदाय है। जो कापालिक है वो शैव संप्रदाय से संबंधित है और इनके इष्ट देवता जो है भैरव हैं। इष्ट देवता की अगर बात करते हैं तो इनके इष्ट देवता कौन होते हैं? भैरव होते हैं। बाकी इनके जो मतलब इस संप्रदाय में जो मांस, मदिरा और मतलब ये सभी चीज़ें जो है प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। बाकी आप सभी को पता है कि लोकायत जो है चारवाक दर्शन का भाग बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल मतलब जो है 2013 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो आने वाले समय में भी जो है 2023, 24, 25 या जो भी एग्ज़ाम होगा यूपीएससी के द्वारा उसमें भी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ पर भी। तो ये तो थी सांख्य दर्शन की बात, जो षड दर्शन थे उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। और कपालिक के बारे में मैंने बताया शैव संप्रदाय है, इसके इष्ट देवता भैरव हैं और इसमें क्या होता है मांस, मदिरा आदि का सेवन करने की पूरी छूट होती है। अब हम चलते हैं भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शो शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई। ये तो बहुत मतलब आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जात नहीं है। और अब जैसे 2-3 चीज़ें और पूछ सकता है कि अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया है। अतिथि देवो भव तो ये लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो गायत्री मंत्र तो आप सभी को पता है कि जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल, ठीक। अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद, तमसो मा ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यक उपनिषद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ठीक, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये सभी को पता है कि 1911 में जो है जो बंगाल का विभाजन है वो वापस लिया गया था। तो यहाँ पर सीधी सी बात दी है, देख लीजिए 1911। तो सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक, अब हम कुछ बात कर लेते हैं बंगाल के विभाजन पर। तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो है 19 जुलाई 1905 को हुआ था। ठीक भाई, उसमें निर्णय की घोषणा हुई थी, विभाजन तो उसका बाद में हुआ, निर्णय किया गया, निर्णय लिया। ठीक, विभाजन कब हुआ पूरी तरीके से? विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन होता है और उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। भाई 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था और उसके बाद जो है 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन कर दिया गया। ठीक, और ये तो सभी को पता है किसने विभाजन किया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन हुआ और जब विभाजन वापस लिया गया तो 1911 में जो है इसको विभाजन को वापस लिया गया जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में। जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में 1911 में विभाजन वापस लिया गया। तो यहाँ से भी चीज़ें जो है आपकी बन सकती हैं। तो ये तो था बंगाल के विभाजन को लेकर के। अब आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब देखिए ये क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर, आप इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। नंबर बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो ये देखिए बात है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब भाई देखिए असहयोग आंदोलन की यहाँ पर तो कोई बात होगी नहीं क्योंकि ये बहुत बात की बात है। तो मतलब पहले की बात है, 1921 के आसपास की बात है। तो उसमें जो है असहयोग आंदोलन से कोई मतलब नहीं। और लंदन में गोलमेज सम्मेलन भागीदारी करने का निर्णय लिया गया, तो उसका मुद्दा एकदम अलग था। तो इसमें बचता क्या है कि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज को प्राप्त किया जाए। भाई 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो ये जो बी नंबर आपका ऑप्शन होगा ये आपका एकदम सही माना जाएगा। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। ठीक, अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार फिर से। जैसे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो पीटी नेहरू ने की थी रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर, ठीक है, वहीं पर जो है इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं चाहिए उनको, उनका कहना था कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। तो डोमिनियन स्टेट की जगह पर जो है पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव का स्वीकार करने का आदेश नहीं था। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 का जो अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
और लाहौर अधिवेशन में कुछ चीज़ें और भी की गई, जैसे कि जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज के अलावा भारतीय विदेश नीति की भी घोषणा की गई तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के भी संकल्प लिया गया। तो लाहौर अधिवेशन के टाइम जो ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी प्रतिज्ञा ली गई। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर पर, विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिया नृत्य, तो सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवन परंपरा है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। तो अगर आपने सत्रिया नृत्य के बारे में जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा पर आधारित है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल भी। जो सत्रिया नृत्य है वो असम में, इसका सत्रिया नृत्य का उद्भव जो है असम में होता है। उद्भव की बात करते हैं सत्रिया नृत्य की, उद्भव होता है असम से। ठीक है, इसका उद्भव असम से होता है और असम के प्रसिद्ध वैष्णव भक्त शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी। शंकर देव ने शुरुआत की, जो कि किसके भक्त थे? वैष्णव भक्त थे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें जो मुख्य पात्र होते हैं वो राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण पर आधारित होता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो इसमें आपको फाइंड करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 22 मार्च 21 मार्च, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज़ में देखने वाली बात है कि जो भारत का जो कैलेंडर है, भारत का कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। ठीक, शक संवत पर आधारित है। 1957 में इसे अपनाया गया। ठीक, शक कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर की भांति 365 दिन तथा 12 महीने भी हैं। इसमें भी जो है 365 डेज 12 मंथ हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की भांति ही इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं शक संवत की। तो शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईसा पूर्व कनिष्क के द्वारा, और विक्रम संवत की बात करते हैं, इसकी शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व कनिष्क के द्वारा, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैपिंग आपके सामने है और इन पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवीय संगीतक तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें सही सुमेलित हैं? तो इन सभी चीज़ों की आपको भाव चित्रण आपको अजंता की गुफाओं में देखने को मिल जाएगा। ठीक, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें तो माउंट आबू में ऐसी कोई प्रतिमा नहीं। माउंट आबू में जैनों का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण, ये मामल्लपुर की घटना है। तो ये सही है। तो ये 2 वाला नंबर वाला ऑप्शन सही। तो जहाँ जहाँ पर 2 है उसको हम कट कर देंगे। तो इसका मतलब है 1 और 3 नहीं, ये भी कट जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक,
कुछ चीज़ें हैं, जैसे अजंता की गुफा बात करते हैं तो 17 टोटल गुफाएं जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित हैं। और इससे पहले मैंने बताया कि अजंता की गुफाएं जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में बघोरा नदी के तट पर स्थित हैं। टोटल इसमें गुफाओं की संख्या 29 है और यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी जो है ये चीज़ें शामिल की गई हैं। ठीक, और ये वाला जो ऑप्शन है ये सभी चीज़ें आपको माउंट आबू में ना होकर के मध्य प्रदेश में पाई जाएंगी। एमपी के अंतर्गत आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उदयगिरी, एमपी के उदयगिरी में। ठीक है, प्रस्तर पर मतलब पत्थरों पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं। ये चीज़ें आपको उदयगिरी में देखने को मिल जाएगी। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसका सही सीधा सा एक ही आंसर है। और गदर पार्टी से आगे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। और गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो 1 नवंबर 1913 को सोहन सिंह भाखना ने की थी। 1913 सोहन सिंह भाखना ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सदस्य की बात करते हैं। गदर पार्टी के सदस्य, ये भी कभी पूछ लेता है, गदर पार्टी के सदस्य कौन कौन से थे? तो उसमें काशीराम, भाई परमानंद, सोहन सिंह, हरनाम सिंह, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, करतार सिंह सरावा, रास बिहारी बोस इत्यादि लोग शामिल थे। नाम एक बार लिख देते हैं। काशीराम, भाई परमानंद, सोहन सिंह, हरनाम सिंह, हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, करतार सिंह और इसके साथ साथ रास बिहारी बोस। तो ये सभी किसमें थे? गदर पार्टी के सदस्य थे। 1 नवंबर 1913 को सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना होती है। और ये सदस्य थे काशीराम, भाई परमानंद, सोहन सिंह, हरनाम सिंह, लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, भगवान सिंह, करतार सिंह, रास बिहारी बोस, ये सभी उसके सदस्य थे। अब हम बात करते हैं 29 नंबर। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पैटू क्या है? तो कलारी पैटू एक प्रकार की मार्शल आर्ट है। तो यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इसके परिमाण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। और भी मैं कई अन्य मार्शल आर्ट के नाम बता देता हूँ कि जिनका संबंध कहाँ से है। तो थांग टा सबसे पहले जो आती है, थांग टा ये मणिपुर से संबंधित है। ये मार्शल आर्ट के नाम है। गतका जिसका संबंध जो है पंजाब से है। पाइका ओडिशा, मर्दानी महाराष्ट्र, परिखंडा बिहार, छोलिया इसका संबंध जो उत्तराखंड से है। और लास्ट में आती है पांग लोहब सोल, इसका संबंध जो सिक्किम से है। तो ये सभी जो है मार्शल आर्ट हैं और इन मार्शल आर्ट का संबंध इन राज्यों से है। तो ये सभी याद कर लीजिएगा। बाकी आपने बताया ना कलारी पैटू का संबंध कहाँ से है, तो यह दक्षिण भारत की मार्शल आर्ट है जो दक्षिण भारत में अभी भी कुछ हिस्सों में जीवंत है। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर में से कौन सा सही सुमेलित है? तो गरबा सभी को पता है कि गुजरात का नृत्य है। यक्षगान सभी को पता है कि जो है कर्नाटक का है। मोहिनी अट्टम नहीं है क्योंकि उड़ीसा का ओडिसी है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का। तो ये है केरल। तो शास्त्रीय नृत्यों से कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये तीर्थस्थल हैं और ये उनके स्थान हैं, तो उनको मैच करना कि ये कहाँ पर स्थित है। तो टाबो मठ और मंदिर संकुल ये आपको हिमाचल प्रदेश की लाहौर स्पीति में देखने को मिल जाएगा। ठीक, अलवी मंदिर संकुल लद्दाख में मिल जाएगा। लेकिन लोत्सव लखांग मंदिर, इसको आपको बताना कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी स्थित है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो लोत्सव लाखांग मंदिर जो है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ मतलब इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। ये सभी चीज़ें कभी कभी आर्ट एंड कल्चर में सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। करंट या अफेयर से क्वेश्चन होते हैं तो करंट से भी क्वेश्चन रिलेट करके पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक, देखिए भक्ति काल से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, भक्ति काल और सूफी। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। तो सभी को पता है कि बीजक जो है दादू दयाल का तो बिल्कुल भी नहीं है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो हैं द्वैतवाद हैं और ये द्वैतवाद के दर्शन का प्रतीक है। द्वैतवाद दर्शन का प्रतीक है। ठीक है, और बीजक आप सभी को पता है कि बीजक में दादू दयाल की नहीं बल्कि कबीर की चीज़ें हैं। तो बीजक किसकी कृति है? ये कबीर की कृति है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। जैसे बीजक है, बीजक पता है कबीर की है, तो एक वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, जहाँ जहाँ एक है। तो अब पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं और ये द्वैतवाद दर्शन का प्रतीक है। तो मध्वाचार्य की जगह पर हो जाएगा हमारा, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? वे वल्लभाचार्य। ठीक, तो दर्शन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 33 नंबर है, मांगनियर के नाम से जाने वाला लोगों का समुदाय है। तो ये एक प्रकार का समुदाय है, तो ये कहाँ पर इसका मतलब फेमस था ये बताया जा रहा है। तो मांगनियर तथा लांगा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख संगीत जीवी जातियाँ हैं। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो संगीत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो अब इसमें क्या उद्देश्य था देख लीजिए। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, मतलब हाँ ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये अलग है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत नहीं रखना था, उसको बाहर कर दिया गया था, तो ये इसका कट जाएगा। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का नियमन करना, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, तो उनका नियमन किया गया, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। नहीं, बात करते ईस्ट इंडिया, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश, हाँ ये तो सही है, जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 के बाद रखा गया था, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये गलत है, मतलब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नियमन नहीं किया था। ठीक, तो अब इसमें एक घटना की बात करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन सही है। ठीक, ये वाला 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार, जो उसमें लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा, जो 1857 की क्रांति के बाद उसने पढ़ा था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है, जो महारानी विक्टोरिया का जो पत्र था उसको पढ़ा था, और कब पढ़ा था? 1857 के बाद। प्रावधान क्या रखे गए थे? भारत में कंपनी का शासन समाप्त खत्म हुआ तथा भारत का सीधे क्राउन के अधीन रखा गया, मतलब कंपनी का शासन समाप्त किया गया। इसमें कंपनी शासन समाप्त और किसके अधीन रखा गया? क्राउन के अधीन, क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक, गवर्नर जनरल क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में देशी रियासतों के लिए वायसराय की हैसियत से कार्य करेगा, भाई उसी की हैसियत से वो कार्य करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको आने वाले समय में भी रिपीट होंगे। जैसे चार्टर से क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं, तो चार्टर एक्ट आप तैयार कर लीजिएगा। चार्टर एक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है? तो इबादत खाना का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोग पूजा करते हैं। अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर के साथ चर्चा करते थे। तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इबादत खाना से क्वेश्चन जो है 2018 में यूपीएससी ने पूछा भी है दोबारा। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट होते रहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2014 का और हिस्ट्री का। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम और करनाल उपयुक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं? मतलब ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो कांचीपुरम भी जो है साड़ी के लिए बहुत ज़्यादा, नहीं कांचीपुरम नहीं, कांचीपुरम तो वो साइड था। चंदेरी, चंदेरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है साड़ी के लिए, और कांचीपुरम भी फेमस है। तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। चंदेरी तथा कांचीपुरम साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, अन्य क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो उपद्दा जामदानी साड़ी या राजस्थान में मतलब आंध्र प्रदेश में स्थित है। बनारसी साड़ी, पैठणी साड़ी गुजरात से संबंधित है। तुषार सिल्क साड़ी पूर्वी भारत से संबंधित है। कलमकारी साड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कांचीपुरम और चंदेरी ये साड़ी उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। अगर साड़ी उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में अगला क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे उपद्दा, उपद्दा तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं पढ़ कर बता देता हूँ क्योंकि पेन जो है डेड हो रहा है तो उसमें चल नहीं रहा है। उपद्दा जामदानी साड़ी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बनारसी साड़ी, पैठणी साड़ी गुजरात से संबंधित है। तुषार सिल्क साड़ी पूर्वी भारत से संबंधित है। और कलमकारी साड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम फिर से 2015 का PYQ हिस्ट्री का लेकर के आएंगे और ये सीरीज आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।